Hello students, we are back again with the next session. So we at Chanakya Guru Academy are back, and as I told you I will be teaching you physics. तो आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बेटा. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लाइट. दैट इज इसके अंदर दो फिनोमेना डिस्कस करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज लाइट. लाइट क्या है? अभी तक आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा, 8th क्लास में पढ़ा होगा. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अभी तक आपने ये पढ़ा, लाइट जो है वो क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और ये कह सकते हैं हम लोग कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट जो है वो कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं बेटा, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और जितना भी आप आज की डेट में कम्युनिकेशन देख पा रहे हैं वो सारा का सारा किसकी वजह से पॉसिबल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हेल्प अस इन ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी है या ट्रांसपोर्ट करनी है तो किसका यूज कर सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज कर सकते हैं. और जैसे पता है हमें कि सन से हमें लाइट मिल रही है, एंड दैट लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, that they do not require a medium for propagation. They can even travel through vacuum. vacuum से travel कर सकते हैं. ठीक है बेटा. So light क्या बताया आपको? It is a electromagnetic wave. अब हम सनलाइट की बात कर लेते हैं. सनलाइट है जिसको हम व्हाइट लाइट भी कहते हैं, which is the composition of 7 different colors. या सनलाइट को अगर हम बात करें, डिवाइड किया जाता है बेटा 3 कैटेगरीज के अंदर, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग. अल्ट्रावायलेट रेज, जो पता है हमें कि अल्ट्रावायलेट रेज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. स्किन डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से. और अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है अल्ट्रावायलेट रेज की को अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज ओजोन लेयर, जो हमें क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करके रखती है. फिर विजिबल रेज है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं. एंड तीसरा है इंफ्रारेड रेडिएशंस. इंफ्रारेड रेडिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर जितना भी हीटिंग इफेक्ट होता है बेटा, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से होता है. नाउ जैसे बताया आपको, सन से जो हमें लाइट मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है? व्हाइट लाइट कहा जाता है. इट इज कॉल्ड एज व्हाइट लाइट. नाउ अगर लाइट ना हो तो वी विल नॉट बी एबल टू व्यू ऑब्जेक्ट्स. जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम अपने आसपास देख पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? लाइट की वजह से देख पाते हैं. होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको जब लाइट में रखा जाएगा तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर जो लाइट पड़ी है वो रिफ्लेक्ट करेगी और हमारी आईज के ऊपर उसकी एक इमेज बनेगी और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. अगर कोई एक डार्क रूम हो तो वहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे. ठीक है बेटा. और अभी तक जितना भी आपने लाइट के बारे में पढ़ा है वहां पे आपने ये पढ़ा है दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. और यहाँ पे भी जो डिस्कशन होगा हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसमें भी हम यही डिस्कस करेंगे दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. बट एक्चुअली हर एक टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है. एवरी टाइम लाइट डज नॉट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. या जैसे आपने देखा है कि अगर कोई एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो लाइट उसके थ्रू क्या कर जाएगी? ट्रांसमिट कर जाएगी. लेकिन अगर कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या शाइनी सरफेस है, वहां पे क्या होगा? लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. लेकिन अगर कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? जहां से लाइट उसके आर पार नहीं जा सकती. तो देखा है आपने, जब भी किसी लाइट सोर्स के आगे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिसके अंदर से लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, तो उसकी एक ज्योमेट्रिकल शैडो बनती है. उसकी क्या बनेगी? एक ज्योमेट्रिकल शैडो बनेगी. जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको किसी लाइट सोर्स के सामने रखूंगा तो इसकी इमेज बनेगी या इसकी शैडो बनेगी, ज्योमेट्रिकल शैडो बनेगी, किसी भी सरफेस पे बन सकती है. ठीक है. वो सरफेस किसकी तरह काम करेगा? एक स्क्रीन की तरह काम करेगा. ना हुआ क्या यहाँ पे? लाइट का जो पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया. या लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से बेंड हुई.
लाइट क्या हुई, इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से बेंड हुई और उसकी एक ज्योमेट्रिकल शैडो एक स्क्रीन पे बनी। तो बेटा इस फिनोमेना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। ये पढ़ना नहीं है आपने, फॉर जस्ट योर इन्फॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू दैट डिफ्रैक्शन भी एक फिनोमेना होता है जहां पे हम ये कहते हैं कि लाइट जो है उसका स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा। लेकिन हमने जो यहाँ डिस्कशन करना है पूरा का पूरा चैप्टर में, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये बेसिक चीजें, मैंने बहुत बेसिक चीजें आपको बताई कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि लाइट है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अगर लाइट नहीं होगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला फिनोमेना हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात करनी है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया बेटा जब लाइट किसी एक शाइनी सरफेस से बेंड होके उसी मीडियम में आ रही है। लाइट किसी एक शाइनी सरफेस से बेंड होके उसी मीडियम में आ रही है, तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। कोई भी शाइनी सरफेस हो, एनी शाइनी सरफेस, देखा होगा आपने कोई एक शाइनी मेटल हो या स्टेनलेस स्टील का कोई बर्तन हो या कोई भी यूटेंसिल हो, उस पर आप देखते हैं आपकी इमेज बन जाती है। कोई भी शाइनी सरफेस होगा वहां पे क्या होगा, लाइट जब उसके ऊपर पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है बेटा, और इस फिनोमेना को क्या कहा हमने? रिफ्लेक्शन। तो ब्रीफली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने बेटा छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। क्या क्या लॉ थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक और चीज पढ़ी होगी बेटा आपने, दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाइक द सेम प्लेन। तो फटाफट जल्दी से हम किसी एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए कैसे। लाइट पढ़ रहे हैं चैप्टर हम लोग, और किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे बेटा जी। सो सबसे पहले बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। ये एक प्लेन मिरर लिया बेटा हमने, नाम दे दिया M डैश। एक लाइट इंसिडेंट की, इस पे लाइट रे इंसिडेंट की हमने, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है बेटा। नाउ A O B N, ये एंगल I हो गया, ये एंगल R हो गया। ठीक है बेटा, इज दैट थिंग क्लियर? नाउ अब यहां पे OA को क्या कहा जाएगा? OA इज इंसिडेंट रे। OA कौन सी रे है बेटा? इंसिडेंट रे है। OB क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये सब पढ़ा हुआ है बच्चे आपने। ON क्या है? नॉर्मल रे। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद एंगल AON क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम एंगल I कहते हैं। एंगल BON, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल R। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़े हैं आपने? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो ये बेसिक लॉज आपने पढ़े हैं। लेकिन हमें जो इस चैप्टर के अंदर, ये तो बहुत बेसिक सी चीज बताई है मैंने आपको, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है। और अगर यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हो, मतलब अगर नॉर्मल के लॉ इसके परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर अगर कोई रे जाएगी बेटा, वो जिस पाथ में गई उसी पाथ में वापस आ जाएगी, और दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल इंसिडेंस। उसको क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है बच्चे। इसके बाद हम बात करेंगे, जो हमारा डिस्कशन है इस चैप्टर में वो स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। स्फेरिकल मिरर्स किस तरह के होते हैं और उनके क्या क्या, कैसे कैसे इमेज फॉर्म होगी, कहाँ कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स समझ लेते हैं। जैसे नाम ही बता रहा है, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है? किसी एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पार्ट होगा ये।
ठीक है बच्चे, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स बेटा दो तरह के हो सकते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। और अभी अभी जो हमने प्लेन मिरर डिस्कस किया, प्लेन मिरर भी एक तरह से लिमिटिंग केस होता है स्फेरिकल मिरर का, आगे डिस्कस करेंगे ना। आपने स्पून देखा है, स्पून की कर्व साइड होती है, स्पून इस तरह का है, ठीक है। तो जब किसी स्पून में ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है, अगर अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है, तो उस सरफेस को हम बोलते हैं कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर जैसे स्पून है, स्पून का एक साइड ये हो गया, बाहर वाली साइड होगी और ये अंदर वाली साइड होगी, तो अंदर वाली साइड को कनकेव साइड कहते हैं और बाहर वाली साइड को, अंदर वाली साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है तो उसको क्या कहेंगे, कनकेव मिरर, और बाहर वाली साइड अगर होगी तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये एक क्या है, कॉन्वेक्स कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये क्या हो गया बेटा, समझ आया आपको, अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट। अंदर वाला पार्ट है तो वो कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज कॉन्केव, और बाहर वाला पार्ट है तो वो कैसा है, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए कुछ टर्म्स होती है बेटा, जो हम बात करते हैं, P F C, ये टर्म्स हैं। P को क्या बोला जाता है, P को बोलते हैं पोल, F क्या है, फोकस, R क्या है, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, समझते हैं ये क्या है। किसी भी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, इस पूरा सरफेस का जो मिड पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, इस सरफेस का जो मिड पॉइंट है उसको क्या कहा जाएगा, पोल। इस सरफेस का जो भी मिड पॉइंट है उसको क्या कहा जाएगा, पोल। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिए, जैसे हम ये कह रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स हैं, तो ये किसी एक स्फेयर का पार्ट है, ये किसी एक स्फेयर का पार्ट है। तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, इस जो भी एक स्फेयर बन रहा है उसका जो सेंटर होगा उसको क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फेयर का सेंटर है उसको क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी डेफिनेशंस जो भी मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ये सारी एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा शुरू के 3-4 पेजेस में। और हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं कि एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी आपको ऑनलाइन मिलेगी, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, यू कैन डाउनलोड इट, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये कोई बहाना नहीं है हमारे पास कि हमारे पास बुक्स नहीं है ना। हमेशा ध्यान रखिए, एक तरह से हम इसको एक इमेजिनरी लाइन कहते हैं जो कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो पास कर रही है स्ट्रेट लाइन, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं किसी भी एक मिरर के लिए, वो सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं। जो इमेजेस फॉर्म होंगी वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉर्म होंगी। सो पोल क्या हो गया, इट इज द सेंटर ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे बेटा, पोल ऑफ द मिरर। और इस स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर एंड पोल ऑफ द मिरर। किसी भी मिरर के सेंटर और पोल से जो स्ट्रेट लाइन पास करती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है बेटा जी, अब फोकस की बात कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होती हैं वो हम अज्यूम करते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जब
रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मिलती हैं उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। क्या बोला बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। दैट इज कॉल्ड एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। So principal focus is the point on the principal axis at which the rays parallel to the principal axis meet after reflection. क्या कहा? प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेंगे, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? दैट इज नोन एज फोकस ऑफ द मिरर। दैट इज नोन एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है बेटा जी। अब कुछ डिस्टेंसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होता है बेटा PF, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, उसको क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ऐसे ही पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर PC। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है बच्चे, तो ये हमने डिस्कस किया स्फेरिकल मिरर के लिए क्या क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर के अंदर क्या क्या बेसिक चीजें होंगी। पोल होगा, पोल क्या है? मिरर का मिड पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर, और इन दोनों के बीच लाइन बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमने फोकस की बात की, फोकल लेंथ की बात की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की। So basically we have discussed about spherical mirrors. Spherical mirrors are of two types, that is concave mirror and convex mirror. Then we have also discussed that any spherical mirror would have pole, center of curvature और focus होगा और उसका principal axis होगा। बेटा ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी हुई हैं, या पूरा जो डिस्कशन किया मैंने आज की क्लास में या आज के सेशन में वो बहुत अच्छे से दिया गया है इस एनसीईआरटी में। बेटा अगर आप उस एनसीईआरटी के 3-4 पेजेस पढ़ेंगे ध्यान से और उसके नोट्स भी आप बना पाएंगे इफ यू रीड इट केयरफुली। ठीक है बेटा, ठीक है। So this brings us to the end of the session. Thank you so much beta ji.